हमारी FBT की क्लास है। FBT स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मज़हर अली है और मैं जो सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन डिप्लोमा में ACCA के पढ़ा रहा हूँ वो बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है। अगर मैं इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन करवाऊँ आपको तो इसमें टोटल हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो इसमें टोटल चैप्टर्स होंगे वो 24 होंगे और जो बुक हमें रिक्वायर्ड है वो कैप्लन की है। उसमें 2 बुक्स होंगी, एक स्टडी टेक्स्ट होगा, स्टडी टेक्स्ट, और जो दूसरी बुक होगी वो एग्ज़ाम किट होगी। स्टडी टेक्स्ट के ऊपर से हमें क्या चाहिए, हमें डेटा चाहिए जो हम स्टडी टेक्स्ट से ले रहे होंगे सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने के लिए। मेरी अप्रोच ये होगी जो 1 से चैप्टर नंबर 24 तक है, मैं वो सभी के कॉन्सेप्ट्स आपको केस स्टडीज़ के तौर पे करवाऊँगा, क्योंकि हमारे जो इस एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि हमें इसमें MCQs आएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, लेकिन इस MCQs के भी 2 पोर्शंस बना दिए गए हैं। एक जिसमें प्योर MCQs होंगे, सिंगल लाइन MCQs, सिंगल लाइन क्वेश्चन होगा, और नंबर 2 केस स्टडी क्वेश्चन होगा। एक 2 लाइनों की केस स्टडी दी गई होगी, उसको भी हमने MCQ की फॉर्म में अटेम्प्ट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो नॉर्मल आप जो लोग जो मैट्रिक या FSC में अगर MCQs बेस्ड अगर आपका कोई पोर्शन हो तो जिस तरह एक सिंगल लाइन में दे दिया जाता है और उसको आप सॉल्व करते हैं, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। अगर इसकी बात की जाए तो 2 से 3 लाइनों की एक छोटी सी केस स्टडी होगी, नीचे उसके 4 ऑप्शंस ही होंगे जैसे MCQ के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपने उनमें से एक को टिक करना होगा और इस तरह टोटल हमें 50 MCQs को अटेम्प्ट करना होगा। टोटल हमें 50 MCQs को अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने एक बुक का नाम लिखा, ये दोनों कैप्लन्स की बुक हैं। ये दोनों कैप्लन्स की बुक हैं जो ACCA की बुक्स के पब्लिशर्स भी हैं और आई थिंक राइटर्स भी हैं। जो एग्ज़ाम किट बुक है इसमें जितनी भी केस स्टडीज़ और जितने भी MCQs दिए गए हैं ये मोर देन इनफ हैं पेपर को पास करने के लिए। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप सिर्फ मेरी बातों को याद रख लें, जो मैं केस स्टडीज़ आपको करवा रहा हूँ, आप सिर्फ उन केस स्टडीज़ को ही याद रख लें, तो ये दोनों पोर्शन आपके बग़ैर एग्ज़ाम किट किए भी सॉल्व हो सकते हैं। बस इस सब्जेक्ट को पास करने में कोई इतनी हसल बसल नहीं है, इस सब्जेक्ट को पास करने में कोई इतना ज़ोर नहीं लगेगा। बस वो बातें जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको केस स्टडीज़ करवाऊँगा, अगर आप वो याद रखते जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि ये पेपर आपका आसानी से पास हो गया। इस पेपर को अगर आज शुरू किया जाए जुलाई में और इसकी अटैम्प्ट बन रही है तकरीबन दिसंबर में, और अगर हम एवरी वीक एक चैप्टर ख़त्म करते हैं तो हमारे पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है कि हम इसको अपनी जो हमारा एम है दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होने का, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं कोई ज़्यादा इसमें बातें नहीं करूँगा, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अभी बुक भी दिखा देता हूँ कि आपको बुक्स कौन सी चाहिए। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और मेरे दोस्त ज़रा इसको जूम कर दीजिएगा। ये हमारी बुक होगी, स्टडी टेक्स्ट की बुक होगी जिससे हम लोग डेटा पढ़ेंगे, देखेंगे, और फिर उसके बाद ये हमारे पास एग्ज़ाम किट होगी। कुछ इस तरह से वो नज़र आ रही होगी कैप्लन की। बस हमें ये 2 बुक्स चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं इस बुक की बात करूं, स्टडी टेक्स्ट की बात करूं, तो स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर में अगर आप देखें तो 2 नाम लिखे हुए हैं, एक बिजनेस का और एक ऑर्गेनाइजेशन का। क्या ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये दोनों एक ही चीज़ें हैं,
लेकिन अगर मैं इसको माइनर उसमें ले आऊँ, यू कुड से दैट, अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप में लेके आऊँ तो माइक्रोस्कोपिक जो व्यूज़ हैं इन दोनों के वो डिफरेंट हैं, इन दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस की। सबसे पहले हम बिज़नेस की बात करेंगे कि व्हाट इज़ बिज़नेस। अगर मैं जनरल कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोग साइंस के बैकग्राउंड से हैं, लाइक बायो के बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो आप बड़ा इजी पीजीली कह लेंगे हर वो चीज़ कारोबार हो सकती है। एवरी अदर एक्टिविटी कुड बी नाउन एज बिजनेस इन विच वी कैन अर्न प्रॉफिट। बस हर वो एक्टिविटी भाई जिसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं वो बिजनेस हो सकती है। कैसे हो सकती है देखते हैं, मिसाल ले लेते हैं। मैं सेलर हूं किसका? मैंगोज का। रेडी लगाता हूं, ठीक है। मंडी में जाता हूं, मंडी मतलब मार्केट में जाता हूं, और मार्केट से जाके मैं आम लेके आता हूं 100 kg में आम लेके आता हूं, और पर केजी जो मुझे कॉस्ट आती है, पर केजी जो मुझे कॉस्ट आती है, कॉस्ट मीन्स मुझे जो लागत आती है पर केजी, जितने का मैं ख़रीद पाता हूँ, वो होता है 80 रुपीज़ पर केजी। अब मैंने अपनी रेडी सेटअप कर ली, अपनी दुकान सेटअप कर ली, उसके ऊपर मैंने खूबसूरत आम फ्रंट पे लगा दिए, बाकी जो थोड़े से बकवास आम थे, गले सड़े आम थे, वो मैंने पीछे लगा दिए डॉज करने के लिए, क्योंकि कारोबार कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब मेरी रेडी हो गई तैयार, मेरा बिजनेस हो गया, मेरा वो प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस वो रेडी हो गई, जिसको वर्क प्लेस भी मैं कह सकता हूँ अपनी। और उस पर मैं जो प्राइस सेट करूँगा आम की, वो मैं दूसरे लोगों को देख के करूँगा जो दूसरी रेडी वालों ने रखी हुई है प्राइस। ये ना हो कि मैं प्राइस कोई और सेट कर दूँ और दूसरे रेडी वालों के पास प्राइस कोई और हो, और अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़े भाई साहब, मुझे अपना माल अगर मैं महंगा बेचूँ मेरा माल ही ना बिके। तो मैंने दूसरे रेडी वालों से देखा, उनकी प्राइस थी 200 रुपया पर केजी, यानी कि कॉस्ट मुझे करी 80 रुपये और मैंने उसको बेचा 200 रुपये पे, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? अगर मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन स्टार्ट करूं तो भाई साहब जो मेरी सेलिंग प्राइस है, या आप किसी बच्चे से पूछें वो भी ये कॉन्सेप्ट आपको बता देगा, मेरी सेलिंग प्राइस है 200 और मेरी कॉस्ट प्राइस है जिस पे मैंने इसको परचेज़ किया अपने स्टॉक को, वो है 80 रुपीज़। तो जो मुझे इसमें सूखा सूखा प्रॉफिट, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट, वो क्या आ गया? 120। बस जी, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। आपकी लैंग्वेज में इसको कारोबार कहा जाता है, लेकिन मेरी लैंग्वेज में ना थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी लैंग्वेज को याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में ये वाली लैंग्वेज आएगी, तो आप मेरी लैंग्वेज अगर माइंड में है तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा और आप फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को ब्रॉडर वे में बताने जा रहा हूँ। वो क्या होता है, थोड़ी सी बैठ के बात कर लेते हैं आपस में। होता ये है, आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, वो लोग जो आपके इस डेफिनेशन के मुताबिक बिजनेस कर रहे हैं, एक्चुअली में वो कर क्या रहे हैं? नॉर्मली इंसानी नफ्सियात है कि उसको हर चीज़ में सुकून चाहिए, उसको हर चीज़ में ज़्यादा हसल बसल नहीं चाहिए, उसको हर चीज़ में ईज़ चाहिए। मैंने देखा बहरिया टाउन बना, अभी नया नया बन रहा है, वहाँ पे भी घर बन रहे हैं, बने नहीं हैं, बनना शुरू होने लगे हैं। अब मैं बैठा सोच रहा हूँ कि यार जो लोग यहाँ पे आएंगे, घर बनाएंगे, उनको सीमेंट चाहिए होगा, उनको बजरी चाहिए होगी, उनको रेत चाहिए होगी, उनको सरिया चाहिए होगा, आयरन रॉड्स वगैरह, उनको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चाहिए होंगे। यार क्यों ना मैं काम करूं कि मैं यहाँ पे एक शॉप ओपन कर लूँ और मैं डायरेक्ट सीमेंट मिल में जाऊं और उन्हें कहूं कि भाई साहब एक ट्रक मुझे चाहिए सीमेंट का,
सीमेंट के जो सैक्स होते हैं, बोरियां होती हैं। अच्छा जी, इससे होगा क्या? एक तो मैं ट्रक बल्क में ख़रीद रहा हूँ, जिसको कहते हैं भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद रहा हूँ तो मुझे सस्ता पड़ेगा। चलो ये भी बात समझ में आ गई। नंबर टू, मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि जब लोग वहाँ पे आएंगे, प्लॉट्स ख़रीदेंगे, घर बनाएंगे, और मैंने सुन रखा है कि बहरिया टाउन की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो इससे होगा क्या? मेरा भी फ़ायदा होगा। लेकिन होगा क्या? एक्चुअली क्वेश्चन है कि होगा क्या? लोगों को सहूलत मिलेगी। किस चीज़ की सहूलत मिलेगी? अरे भाई, हम सीमेंट लेने इतनी दूर कहाँ जाएं? बहरिया टाउन के कॉर्नर के ऊपर ही एंट्रेंस से शुरू में ही एक दुकान है सस्ती सी, वहाँ से ले लेते हैं। और अगर तो मेरा दिमाग अच्छा हुआ, मेरी नफ्सियात अच्छी हुई, कौन सी नफ्सियात? बिज़नेस करने की नफ्सियात, तो मैं अब चूँकि एक ट्रक मंगवा चुका हूँ, तो इसका मतलब मुझे सस्ता पड़ गया है, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन कम रख के, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि हम जिस इलाके से आए हैं वहाँ पे सीमेंट की बोरी कितने थी और यहाँ पे सीमेंट की बोरी 15 रुपये 20 रुपये सस्ती मिल रही है। तो भाई साहब, अपने इलाके में जाने से बेहतर है गाड़ी का फ्यूल लगेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, ट्रैफिक में भी फंस सकते हैं, इसी बंदे से लेते जाएं। तो इससे लोगों को सहूलत मिली। देखो, मेरा ये मानना है दुनिया का सबसे मुश्किल और आसान काम एक ही है, लोगों की जेब से पैसा निकलवाना। सबसे मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है। लोग आपको पैसा अपना तब देते हैं, अपनी जेब से पैसा निकाल के तब देते हैं जब उनको आप पे भरोसा होता है कि आपसे जो चीज़ ख़रीदी जाएगी या जो सर्विस आपसे ख़रीदी जाएगी वो वैसे ही उनको फ़ायदा देगी जैसे उन्होंने सोचा हुआ है। एक्सपेक्टेशन पे ही ये दुनिया कायम है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इंसान जब अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी दूसरे की जेब में डालता है ना, तो समझ लेना कि वो भरोसा कर रहा है। और कारोबार में एक बात बड़ी सिंपल सी है कि जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो तब तक आपके साथ है जब तक आप उसके साथ लॉयल हो। दोबारा सुन लीजिएगा, कस्टमर तब तक आपके साथ है जब तक आप उसके साथ लॉयल हो। बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे इस पूरे निज़ाम में, इस कायनात के निज़ाम में लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बिना पर लोग तय करते हैं कि हम फ्यूचर में आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हर रिश्ता, एक आम इंसान का हर रिश्ता लॉयल्टी पे कायम है। तो भाई, कंज्यूमर और बिजनेसमैन ये भी तो दो रिश्ते ही हैं, एक बायर और एक सेलर है। इनके दरमियान कंसिडरेशन का रिश्ता पाया जाता है। और अगर आप अपने आम रिश्तों में लॉयल्टी नहीं रख सकते तो आप कारोबार मत करिए। पाकिस्तान की आप मार्केट्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको बड़े ज़हीन लोग मिलेंगे, दो नंबरी से कारोबार कर रहे होंगे। आप किसी भी फ्रूट शॉप पे चले जाइए या उसकी कार्ट पे चले जाइए, तो लोग आपको बैठ के वहाँ पे अजीबो गरीब किस्म का फ्रूट बेचने की कोशिश करेंगे, नाप तोल में कमी करेंगे, कहेंगे भाई साहब सारा माल फ्रेश है, ऊपर दो चार दाने उसके जो है आम के, सेब के, किसी भी चीज़ के वो अच्छे डाल देंगे, नीचे बकवास डाल देंगे। ये फ्रूट वाले ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वो लॉयल नहीं है या उनको कारोबार करना नहीं आता? नहीं। अगर आप उनकी माइंडसेट को देखें तो उनका सिंपल सा माइंडसेट है, भाई साहब ग्राहक किसी का सगा नहीं होता, तो ग्राहक ने आपके पास एक ही दफ़ा आना है। ये उनका माइंडसेट है। हमारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, ये उनका माइंडसेट है। जो बड़े पैमाने पे बिजनेसेस कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो छोटे पैमाने पे सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार कर रहे हैं, भी बताता हूँ ये क्या होता है। उनका ये माइंडसेट है कि कस्टमर हमारा सगा नहीं है, तो हम कस्टमर के सगे क्यों हों। और बड़ी सिंपल सी बात है, कस्टमर एक दफ़ा उनसे शॉपिंग करेगा, दोबारा उनके पास नहीं जाएगा। अगर आपने भी अपने रियल लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में, यार ये तो देखो, हर चीज़ ना इंसान की नफ्सियात से निकलती है, उसके दिमाग से निकलती है। आप अपने रिलेशनशिप्स में ऐसा करना शुरू कर दो, कोई भी इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके सगे माँ बाप आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बार बार ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हो। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान का बार बार ट्रस्ट ब्रीच करता है तो समझ जाइएगा वो इंसान रिलायबल नहीं है, ये उसकी फितरत बन गई है और वो ज़्यादा देर तक आपकी ज़िंदगी में टिकने वाला नहीं है। इसी तरह कारोबार में भी है। मैं इन बातों को नफ्सियात से क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स हैं, साइंस के हैं, उनके साथ मैं एक बस रिलेटेबल एक डेटा बना रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन ऐसी बना रहा हूँ रिलेटेड कि आपको समझ आ जाए। तो दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सहूलत देते हैं।
अगर बीइंग अ सेलर मैं आपको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दूंगा, आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा, तो आप कभी भी मेरे पास नहीं आएंगे। अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के मेरी पॉकेट में पैसा कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये दुनिया का निज़ाम चल कैसे रहा है। ये दुनिया का निज़ाम या तो शिकार हो जाओ या शिकार करो, इस तरह चल रहा है। सर इसका क्या मतलब हुआ, हम क्या सब लोग शिकारी हैं? नहीं, ज़रा बात को समझ लेते हैं। जिस टाइम आप मेरे ये लेक्चर परचेज़ करोगे तो आपकी जेब से पैसा निकलेगा, कॉलेज की जेब में आएगा। आपका खर्चा हो गया, कॉलेज वालों की आमदनी हो गई। ये दुनिया ऐसी चल रही है। और फिर कॉलेज वालों को उसमें से कुछ शेयर मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज कॉलेज वालों को दे रहा हूँ। तो इसका मतलब दो बंदों की आमदनी होगी एक बंदे के खर्चे से। आपके अब्बा के पैसों का खर्चा, कॉलेज की भी आमदनी यानी कि कॉलेज की भी इनकम, और मेरे जैसे इंसान की भी इनकम। फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं घर जाऊंगा, बिजली का बिल पे कर दूंगा, सब्ज़ी लेके चला जाऊंगा, वो पीछे आम लेके चला जाऊंगा। तो इसका मतलब मेरी जेब से मेरी इनकम निकली, अब वो किसी और की पॉकेट में चली गई। तो ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, गिव एंड टेक के ऊपर, गिव एंड टेक के ऊपर। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जिसमें सिर्फ गिवन हो, टेक ना हो। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है। मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं बचा हुआ कि जिसमें सिर्फ गिवन ही गिवन हो, बग़ैर किसी लालच इवज़ के आप सिर्फ सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे। मेरा नहीं ख्याल। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं सारे अम्मा अब्बा का रिश्ता होता है। थोड़े बड़े हो जाइए, थोड़े से बड़े हो जाइए, फिर देखते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि अम्मा अब्बा का रिश्ता ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन आज के दौर में महंगाई इतनी हो चुकी है कि आपके वालिद साहब भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बेटा जल्दी बड़े होकर कमाना शुरू कर दे। और अगर आप जल्दी बड़े तो हो गए लेकिन कमाना शुरू नहीं किया, तो फिर अब्बा साहब की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, अम्मा की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि अब्बा बूढ़े हो रहे हैं ना, कितनी देर तक कमाएंगे। तो बस हमने सहूलतें देनी है और लोगों से पैसा लेना है, क्योंकि लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा, और लोग आप पे जब ट्रस्ट होगा, आप पे ट्रस्ट होगा, तो अपनी जेब से पैसा निकाल के आपको देंगे। इसको कारोबार कहते हैं। कारोबार की एक सूरत तो मैंने आपको बता दी, सेलर वाली। ये कर क्या रहा है? ये ट्रेडिंग कर रहा है। वाओ, क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। ये भाई साहब ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। सर बिजनेस कितनी किस्म के होते हैं? अगर देखा जाए ना, तो बिजनेस होते हैं 3 किस्म के। सर वो कैसे? बिजनेस 3 किस्म के कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उनको हम सेक्टर्स का नाम देते हैं, उनको हम सेक्टर्स का नाम देते हैं। 2 किस्म के हमारे पास बेसिक सेक्टर होते हैं। जो सेक्टर ऑफ बिजनेस है वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। यूं समझ लें, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक पब्लिक सेक्टर है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या चीज है? प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो 3 किस्म के अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो 3 किस्म की डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और इसको सिविलियंस, सिविलियंस मतलब आम लोग, आपके और मेरे जैसे लोग इसको चलाते हैं। वो कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? अगर मैं यहाँ पे टाइप्स लिखूं तो वो कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। दूसरी टाइप है सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरी टाइप है टर्शरी सेक्टर। मेरे स्पेलिंग्स इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब ये 3 सेक्टर हैं जो कि नॉर्मली इन पाकिस्तान, इन अदर कंट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर इस किस्म का बिजनेस कर रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जिसमें सिविलियंस लोग होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं होता,
जिसमें आम नॉर्मल लोग जो शहरी होते हैं वो ये करते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, ऐसा सेक्टर जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। किस चीज़? सर रॉ मटेरियल क्या होता है? अरे भाई मैंने ना मिल्क शेक पीना है। किसका पीना? केले का। तो केला कहाँ से आएगा? केला आएगा ज़राअत के शोबे से, एग्रीकल्चर के शोबे से, एग्रीकल्चर के शोबे से आएगा। मैंने दूध लेना है मिल्क शेक के लिए, दो चीज़ें होंगी ना, तीसरी शुगर है, वो कहाँ से आएगा? वो कैटल फार्मिंग के शोबे से आएगा। चीनी, शक्कर, गुड़ कहाँ से आएगा? वो भी एग्रीकल्चर से आएगा, गन्ने से। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ से हमें नॉर्मली हर चीज़ का रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे ये बोर्ड है, इसको मेजर बनाया गया लकड़ी के ऊपर और इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा दी गई। तो प्लास्टिक शीट जो लगाई गई वो भी केमिकल से बनाई गई, और केमिकल्स भी मुख्तलिफ़ केमिकल्स मुख्तलिफ़ धातुओं के इंटरसेक्शन से निकलते हैं। और धातें कहाँ से निकलती हैं? ज़मीन से निकलती हैं। और ये जो बोर्ड है लकड़ी का, ये कहाँ से निकलता है? दरख्त से निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखें, अगर जो ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है कपास से बनी हुई है, कॉटन की है। और कपास कहाँ से निकलती है? भाई उगती है ज़मीन पे। अरे वाह! तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर जो कि रॉ मटेरियल ऑफ एवरीथिंग, कोई भी कारोबार हो उसका जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करने से पहले हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा प्राइमरी सेक्टर से। इसको गॉड गिवन सेक्टर भी कहा जाता है, गॉड गिवन सेक्टर या नेचुरल रिसोर्सेज, या नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा सेक्टर जिसमें हम क्या बना रहे हैं, जिसमें हमें चीज़ें अल्लाह की तरफ से प्रोसेस करने के बाद मिल रही हैं। कुछ चीज़ें प्रोसेस करने के बाद मिल रही हैं, कुछ वैसे ही मिल जाती हैं। सर वैसे कैसे मिलती हैं? अरे भाई देखिए, डेयरी फार्मिंग, बस भैंसों को चारा खिलाओ और दूध ले लो। उसके बाद कैटल फार्मिंग। सर डेयरी फार्मिंग और कैटल फार्मिंग में क्या फ़र्क है? भाई बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे गाय, भैंसे, बकरे, बकरियाँ सब पैदा होते हैं। पैदा करने का प्रोसेस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, इंसानों का नहीं है। और ये लोग उनका गोश्त बेचते हैं। लाइक बकरे बेच देंगे, कसाई उनका गोश्त बना के आपको दे देंगे। मुर्गियाँ बेच देंगे, जिसे हेचरी कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है। पोल्ट्री फार्मिंग वो भी इसी के अंदर आता है। वो आपको बेच देंगे, आपको सॉरी कसाई को बेचेंगे, कसाई हलाल करके आपको गोश्त खिलाएगा। डेयरी फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग है, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर है। सॉरी, एग्रीकल्चर बाद में करेंगे, जो हमें फ्री में मिल रही हैं। फिशिंग, अल्लाह पाक ने मछलियाँ पैदा फरमाई हुई हैं, बस नेट फेंको, मछली पकड़ो, ला के बेचो, बस इतनी सी काम है, इतना सा काम है। ये 3 किस्म के ऐसे बिजनेस हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर मैं आपके लेवल के ऊपर ये 3 ही रखूँगा। 3 किस्म के बिजनेसेस हैं जिसमें ज़्यादा हमें हसल बसल करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इनको पैदा फरमाया हुआ है और हम इनसे ये काम ले रहे होते हैं। इसमें हॉर्स ब्रीडिंग भी आती है, इसमें डॉग ब्रीडिंग भी आती है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। पेट्स आते हैं, लाइक पिजन्स वगैरह आते हैं, पैरट्स आते हैं, वो सब इसी चीज़ का हिस्सा है और अल्लाह की तरफ से है, हमें मिल जाता है, हम उसको पालते हैं, पाल के बेचते हैं। बेचते क्यों हैं? क्योंकि कई लोगों को शौक़ होता है उनको अपने पास रखने का, उनको पालने का, खूबसूरती क्रिएट होती है उनसे। तो ये चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में हैं। अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो ज़मीन हमें अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, उसके ऊपर हमने एक प्रोसेस करना होता है। गंदम मिल जाती है, चावल मिल जाते हैं, कपास मिल जाती है, फिर जितनी भी ज़राअत के रिलेटेड फसलें हैं जो जो ज़मीन से उग सकती हैं, जितनी आप सब्ज़ियाँ देखते हैं सब्ज़ी मंडी में या किसी सब्ज़ी की कार्ट पे या किसी सब्ज़ी की शॉप पे, जितने फ्रूट सेलर हैं, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? वो भी ज़मीन से ही आ रहे होते हैं। इवन के नट्स, जो ड्राई फ्रूट जिसको आप कहते हैं, वो भी ज़मीन से आ रहे होते हैं। इंतहा की जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदा जिसको कहते हैं, या जिसको तबी मौलिज इस्तेमाल करते हैं, जिसको हकीम कहा जाता है, वो कहाँ से लेते हैं? ज़मीन से आती हैं सारी बूटियाँ।
आयुर्वेद का जितना भी रॉ मटेरियल है, आयुर्वेद एक हिंदी का संस्कृत का वर्ड है, हिकमत की बात कर लेते हैं क्योंकि ये 6000 साल पुराना वर्ड है। तो हिकमत की बात कर लेते हैं। हिकमत में, हकीमी में जितनी भी रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो सब के सब गॉड गिवन सेक्टर से आते हैं, यानी कि नेचर रिसोर्सेज से आते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेस से आते हैं, उगे हुए होते हैं, तोड़ लेते हैं उनको, बस कहानी ख़त्म। कभी आपका पेट क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक हो जाए, ठीक है, जिसको कहते हैं स्टमक चोक हो जाना, तो भाई साहब एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन, आज के दौर में अगर आपका ब्लोटिंग हो रही है, पेट चोक हो रहा है, स्टमक चोक हो जाता है, हज़म नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, पुदीना पकड़िए, 15 पत्ते तोड़िए उसके पुदीने के, तोड़ने के बाद उसको 2 कप पानी में डाल दीजिए, 2 कप पानी एक देगची में डाल दीजिए, ऊपर से 15 पुदीने के पत्ते बहेंगे, बर्न उसको चला दें, नीचे से लाइट ऑन कर दें, लाइट का मतलब फायर ऑन कर दें, तो भाई साहब होगा क्या, जब वो 2 कप पानी 1 कप रह जाए उसको उतार लें और कहवे की तरह पी जाएं, ये सारी ब्लोटिंग शोटिंग सब ख़त्म हो जाएगा। सर ये क्या इलाज हुआ, मेडिसिन नहीं खानी, तो भाई ये भी तो एक इलाज ही है ना, 6000 साल पुराना इलाज है ना। तो कहाँ से आया, एग्रीकल्चर से आया, रॉ मटेरियल क्या था, पुदीना, प्रोसेस क्या किया, पानी में डाल के कहवा बनाया, और उससे हुआ क्या, जितने भी फॉजल मादे थे, ठीक है, टॉक्सिसिटी थी मेरे स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, जिसको बॉल सिंड्रोम बोलते हैं, वो खारिज हो गई। अगर आपको पहले कप से ज़्यादा फाका ना हो तो 5 दिन पी के इसको बंद कर सकते हैं। देखो मैंने चलते चलते आपको एक इलाज भी बता दिया। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है भाई, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगी हुई होती हैं, फैक्ट्रीज़ जहाँ पे कारखाने होते हैं, वर्कशॉप्स, ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं, परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं मशीन्स के ऊपर, बैठ सकते हैं बेटा आके, उसको प्रोसेस करते हैं मशीन्स के ऊपर, मशीन प्रोसेस करती है विद द हेल्प ऑफ लेबर, विद द हेल्प ऑफ लेबर, with the help of electricity, with the help of storage room, with the help of intermediate goods। सर ये 3 चीज़ों का नाम सुना, ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? देखो यार, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं, जैसे ये बोर्ड देख रहे हो, इसके अंदर ना छोटे छोटे नेल्स लगे हुए हैं, कील लगे हुए हैं, ठोक 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 ठोका गया हुआ है ना, इसको, इसके अंदर ग्लू भी लगा हुआ है। तो मेन प्रोडक्ट के साथ जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अगर मैंने मिल्क शेक बनाना है मैंगो का, तो आम मेन प्रोडक्ट है, दूध मेन प्रोडक्ट है, उसकी फैक्ट्री वो जो किसके अंदर बनता है, ब्लेंडर, ब्लेंडर ही कहते हैं उसको, ब्लेंडर को ऑन किया, वो फैक्ट्री लाइक वो मशीन है, लेबर मैं खुद हूँ, और उसके अंदर फिर चीनी डालूंगा ताकि वो मीठा हो सके, या शहद डाल लूँगा, या शक्कर डाल लूँगा, या ब्राउन शुगर डाल लूँगा। तो ये शक्कर, ब्राउन शुगर है, हनी है, या वाइट शुगर है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। मेन काम इनका बनाना नहीं है मिल्क शेक, मेन काम तो आम और दूध का है मिल्क शेक बनाना, और ब्लेंडर वो फैक्ट्री होगी। रॉ मटेरियल यहाँ से लिया, फैक्ट्री में लगाया, फैक्ट्री में हमारे पास लेबर थी, मशीन्स थी, काफ़ी बड़ी स्पेस थी, स्टोर करने के लिए भी जगह थी, और अगर मेरी दुकान है मिल्क शेक की तो बिठाने के लिए भी लोगों को जगह थी। और फिर हमने क्या, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा इन सब प्रोसेसेस के बाद, अल्टीमेटली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, और इन चीज़ों को हम इनपुट का नाम देंगे, इन चीज़ों को हम इनपुट का नाम देंगे। इनपुट का मतलब क्या हुआ भाई, आम और दूध ये इनपुट है, ब्लेंडर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है, ब्लेंडर खुद एक इनपुट है। फिर होगा क्या, एक अलग चीज़ बन जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी,
ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की हुइयत और हालत बदल देना। जैसे कपास थी, उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया लोग, फैक्ट्री ने, तो उसकी हालत ही बदल गई। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन। इनपुट प्रोसेस करने के बाद ये सारा प्रोसेस होगा इसमें, और उससे क्या बनेगा? आउटपुट। आउटपुट का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट। आउटपुट का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट बन गई, अब बेचनी कहाँ पे है? बेचने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा टर्शरी सेक्टर का। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ये वाली चीज़, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। जैसे आप किसी भी मॉल में जाते हो, वहाँ पे बेतहाशा ब्रांड्स की दुकानें होती हैं, वहाँ पे आप ब्रांड्स के सूट ख़रीदते हो। बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं? वो सर्विस दे रहे होते हैं। सर्विस सेक्टर भी टर्शरी सेक्टर है। मैंने बना बनाया माल किसी दुकान से उठाया, अपने मोहल्ले में दुकान खोली, वहाँ पे रख के बेचना शुरू कर दिया, वो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ना तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ना ही मैं रॉ मटेरियल के साथ कोई पंगा कर रहा हूँ। मैं इन दोनों के साथ कोई काम नहीं कर रहा, मैं बनी बनाई फाइनल प्रोडक्ट लेता हूँ और बेच देता हूँ। इसका मतलब मेरा जो बिज़नेस है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा। अब बात करते हैं किसी भी किस्म की सर्विस, लॉयर की सर्विस, वो भी टर्शरी सेक्टर में आएगी। अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना तो मैं रॉ मटेरियल के साथ मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ना ही मैं फैक्ट्री है कोई, मैं तो कॉलेज में खड़ा हुआ रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपके लिए, तो मेरे जो सर्विसेज आएंगी वो किस में आएंगी? वो भी टर्शरी सेक्टर में आएंगी। मेरी सारी की सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आएंगी। डॉक्टर की सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आएंगी। उसके बाद कॉबलर है, बार्बर है, शवारमे वाला है। शवारमे वाला एक, या रेस्टोरेंट वगैरह, या दर्जी वगैरह, ये दो चीज़ें हैं, ये यानी कि जितने भी मैंने नाम लिए, जो सेकेंडरी कम टर्शरी हैं, ये दोनों में आते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, उसने रॉ मटेरियल पकड़ा, रॉ मटेरियल उगाया किसी और ने था, उसने बेहतरीन सी डिश पकाई, प्रोसेस किया और मेरे सामने सर्व कर दी। मैंने खा के एंजॉय किया, उसके पैसे दिए और चला गया। तो इस किस्म का बिज़नेस जो प्रोसेस के बाद चीज़ों को बेच भी रहा हो एक ही प्लेस के नीचे, उसको हम सेकेंडरी कम टर्शरी सेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। तो भाई सिंपल सी बात है, हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट ओन करती है, जो गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन किसको सर्व करती है? सोशल वेलफेयर के लिए, ऑफ जनरल पब्लिक, ऑफ जनरल पब्लिक, रोड्स बना देने। सर ये कौन सा पब्लिक सेक्टर हुआ रोड बनाने? अरे भाई फैक्ट्री कंपनी होगी ना जो रोड बना के देगी। पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल कौन से होते हैं? सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी इदारे लाइक वापडा है, सुई गैस है, पीटीसीएल है, पीआईए है, कराची स्टील मिल है, आर्मी है, पुलिस है, नेवी है, जुडिशरी है। इतने ज़्यादा इदारे हमारे इर्द गिर्द भाग रहे होते हैं, और ये सारे इदारे क्या करते हैं? ये पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट चलाती है। और गवर्नमेंट इनके लिए चलाने के लिए पैसा कहाँ से लेती है? खर्चा करती है, एक्सपेंसेस तो करती है, खर्चा तो करती है, लेकिन रेवेन्यू, इनकम कहाँ से कमाती है? टैक्सेस से। जैसे आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये कमाई कर रही है ना, और किसको देगी कमाई करके? आईएमएफ को दे देगी। और हम लोग गरीब लोग कमा कमा के थक जाएंगे, आईएमएफ पैसे लेके मौज करेगा। तो पब्लिक सेक्टर इस तरह से चलता है। पब्लिक सेक्टर में सिविलियन काम नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं। इसमें सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, इसमें सारे के सारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, सब के सब इसमें आएंगे। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान में ये वाला जो सेक्टर है ना, लोगों की नज़र में अभी देखा जाए तो क्रिमिनल, करप्शन, क्राइम से भरा पड़ा हुआ है। और ये वाला जो सेक्टर है, लोगों की नज़र में ये भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में दोनों सेक्टर इस टाइम कंट्रोवर्शियल हुए पड़े हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। हम बिज़नेस की बात कर रहे थे, होपफुली बिज़नेस आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली दुनिया में जितने भी कारोबार होते हैं, इन दो सेक्टर से बाहर नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर के नीचे ये जो 3 सेक्टर मैंने बनाए हैं, इनसे बाहर नहीं है। सारे के सारे बिजनेस इसी के अंदर होते हैं। अगर कोई हुआ तो ज़रूर मेरे साथ ऑनलाइन शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, आप उसमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि सर ये एक किस्म का बिज़नेस है,
वो इन 3 सेक्टर में तो नहीं आता। लाइक ऑनलाइन इतने बिजनेसेस आ गए, अमेजोन है, शॉपिफाई है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो किस में आती हैं? आगे चल के बताऊंगा आपको वो किस में आती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है? भाई बात याद रखो, अकेला इंसान किसी काबिल नहीं होता। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसको सहारों की ज़रूरत होती है। इस कायनात में डिपेंडेंसी की टेंडेंसी रखी गई है, इंडिपेंडेंट कोई इंसान नहीं है। जैसे आप बड़े लोगों से पूछें कि भाई क्यों पढ़ रहे हो, वो कहेगा पैसे कमाने के लिए, अच्छी डिग्री के लिए, अच्छी जॉब के लिए। यानी कि जॉब भी एक डिपेंडेंट चीज़ है, आप उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अक्सर फीमेल स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बेटा आप क्यों पढ़ रही हैं, आपका विज़न क्या है, विज़न ऑफ लाइफ क्या है इस स्टडी या इस कोर्स ऑफ स्टडी को परसू करने का। तो मोहतरमाएँ यही कहती हैं हम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। उनके दिमाग में इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो पैसे कमाना चाहती हैं, सेल्फ मेड बनना चाहती हैं, वो किसी मर्द के ऊपर पैसों की वजह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। अरे भाई ऐसा कोई चीज़ चक्कर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बताती है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई भी औरत हो या मर्द हो वो डिपेंडेंट ही होगा। एक मोहतरमा पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे चली जाती हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पे चली जाती हैं, लाइक ACCA करके वो किसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट या CFO बन जाती हैं। फिर भी उनके ऊपर बॉसेस बैठे हुए हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। वो उनसे डिक्टेशन लेंगी, उनके नीचे जो टीम होगी उसके अंदर भी लड़के लड़कियां शामिल होंगे, तो फिर भी वो डिपेंडेंट है। काम पे आने जाने का टाइम डिपेंडेंसी है, सैलरी डिपेंडेंसी है। अगर आप बिज़नेस भी कर लें तो बिज़नेस में आपको एक टीम चाहिए होगी, और जो टीम है उसमें भी लड़के लड़कियां शामिल होंगी, आप अपनी टीम पे डिपेंडेंट होंगे। 2011 में मैंने एक स्टार्टअप किया और 2013 अप्रैल में मैं बैंकरप्ट हो गया। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। और मेरा जो बिज़नेस था वो पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल था। सही वक्त के ऊपर, सही बिज़नेस में, सही पैसे के साथ, मगर गलत टीम के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। सही वक्त के ऊपर, सही बिज़नेस में, सही पैसे के साथ और गलत टीम के साथ मैंने स्टार्टअप किया, जिसकी वजह से मैं 2.5 साल के बाद मार्केट से आउट हो गया। बैंकरप्ट हो गया मतलब सारा पैसा ही डूब गया और इन्वेस्टर्स को भी पैसा वापस करना पड़ा। खैर वो एक अलग कहानी है। तो ज़िंदगी में जब भी आप लोगों को चूज़ करते हैं कि वो आपके लिए काम करें या आप उनके लिए काम करें, तो ये इतनी क्रूशल चीज़ है कि इसमें आप बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो ज़्यादातर बुक्स लिखते थे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के ऊपर और बिज़नेस साइकोलॉजी के ऊपर। मुझे उनका एक फ़िक्रा बड़ा अच्छे से याद है। वो कहते थे अगर बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर टीम मेंबर ढूंढना है अपना बिज़नेस में, तो इतनी डेप्थ में जाके, इतनी रिसर्च के बाद कोई अपने लिए बंदा सेलेक्ट करो जैसे आप अपनी बीवी या एक औरत अपने लिए हस्बैंड ढूंढती है। क्योंकि टीम आपके लिए काम कर रही है, आपके साथ काम कर रही है। वो आपको डुबो भी सकती है और वो आपको पार भी लगा सकती है। सोचिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हम ये जितने भी बिजनेस करेंगे इसके लिए हमें टीम चाहिए होगी। टीम किसकी चाहिए होगी? एम्प्लॉइज की। इसके लिए हमें वर्किंग प्लेस चाहिए होगी जहां पे बैठ के हम लोग काम कर सकें, आइडियाज बना सकें, पॉलिसीज बना सकें, स्ट्रेटजीज बना सकें, जहां पे हम लोग क्या बना सकें? प्लान्स बना सकें। फिर उसके बाद हमें एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट भी चाहिए होगा। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, सर ये क्या बात हुई? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? बताता हूँ ना भाई। इसका मतलब ये होता है हमें एक ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें हम रह के सिर्फ वो काम करें जो हमारा एम है। हमारा एम है ACCA को पढ़ाना, ACCAs को पढ़ाना, इनको पास करवाना। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ACCA की बुक्स पढ़ाई जाएं,
वो केस स्टडीज़ करवाई जाएं जो ACCA में हेल्प करे। इस कंट्रोल इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकलना। यहाँ पे आपको बिजनेस लॉ पढ़ाया जा सकता है, क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ पे आपको बिजनेस साइंस पढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा सकता। इसका मतलब जो हमारा मकसद है, उस मकसद को अचीव करने के लिए जितने भी स्टेप्स टेकअप किए जाएंगे उसको हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का नाम देंगे, क्योंकि उससे बाहर निकल के हमने कुछ नहीं करना, वो हमारी डोमेन से बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें पर्पस भी चाहिए, जिसको हम एम कहते हैं। आगे चल के मैं इसको बताऊंगा विजन कहते हैं। ये सारी चीज़ें मिला लो। टीम में मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग होंगे, उनके पास मुख्तलिफ स्किल सेट होगा, मुख्तलिफ नॉलेज होगा, इनके पास मुख्तलिफ स्किल सेट होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज होगा, क्योंकि एक काम को करने के लिए हमें कई प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। अगले लेक्चर में मैं केस स्टडी करवाऊंगा जिसमें हम एक काम को करने के लिए कितने प्रोसेसेस से गुजरते हैं और हमें कितने डिफरेंट स्किल सेट के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन वो इदारा है जहाँ पे हम लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारी डिपेंडेंसी टेंडेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पे, और हम एक मकसद को अचीव करने के लिए तमाम प्लानिंग करते हैं और अपने रिसोर्सेज का मतलब ये वाले इनपुट रिसोर्सेज, इनको हम पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर कौन से लोगों में? इनमें, टीम में, एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि एम्प्लॉय हमारे पर्पस को अचीव कर सके। तो उस जगह को, इस प्रोसेस को जिसमें लोग हैं मुख्तलिफ स्किल सेट के, उनको हम एम्प्लॉई या टीम के तौर पे बना के रखते हैं। उन्होंने हमारा मेन पर्पस अचीव करना है और वही काम करना है जो असाइन होगा, और उसके बाद हमारी एक वर्किंग प्लेस होगी जहाँ पे हम माल को प्रोड्यूस कर रहे होंगे या बेच रहे होंगे। इसको ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो बिजनेस क्या हुआ? ये चीज़, इससे बाहर बिजनेस नहीं है। और इसको अगर अच्छे तरीके से सम अप कर लो तो हमारे पास क्या आ जाती है? ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब सर ये इंट्रोडक्शन इतना लंबा है, हमारे किस काम का? अरे भाई आगे सारे लेक्चर इन्हीं की बेस पे हैं। अगर आपके FBT के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके तो समझ लो कल सेकंड लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया, सॉरी चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत यहीं से होगी और ये उसके फंडामेंटल्स थे जो मैंने आपको करवाए, और वाकई में कल के सेकंड लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं कल यहाँ से लेके चलूँगा और यहाँ से लेके चलूँगा। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। बेटा अगर आपने नोट करना है तो ये नोट कर सकते हैं साथ साथ उसी के। कोर कॉन्सेप्ट्स बता दिए, फ़ोटो ले लीजिएगा, बता दिए। कल सेकंड लेक्चर में इसको फर्दर लेके चलेंगे। मेरा लेक्चर 1 घंटे का नहीं होगा, मेरा लेक्चर शॉर्ट हुआ करेगा और फोकस्ड हुआ करेगा उसी चीज़ के ऊपर जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं और जो एग्ज़ाम में आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।